आज मैं आप सभी के लिए लेके आया बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का माइंड मैप। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की धड़कन क्या है, रूह क्या है, तो बेटा वो है हमारे पास जीओसी। अब इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन? सर कौन से का? सिग्मा पाई, दोनों की बात करेंगे अपन। उन्हीं के बेसिस पर अलग अलग तरीके से हमारे पास ये इफेक्ट डिवाइड किए हुए। अगर हमारे पास एनायन या कैटायन है तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली नहीं लगाना है। क्लियर? ये नहीं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माइनस आई हो गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो प्लस आई हो गया, नहीं। मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने यहां पर इंक्लूड कर दिए, बट कुछ एक हो सकते हैं, कोई एक ऑर्डर जो आपको चाहिए कि भाई ये ऑर्डर मैं बार बार बोल रहा हूं तो वो ऑर्डर इंक्लूड कर लिया। जो भी आपको लगता है वो ऐड कर सकते हो, बाकी आपके पास मैक्सिमम सारे के सारे पॉइंट्स यहां पर आ गए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का माइंड मैप। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे 11th का ओसी ले लीजिए या 12th का ले लीजिए, किसी भी लेवल पर अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको जीओसी आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अपन सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है हमारे पास, तो बट सारी टॉपिक्स अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो क्या क्या पढ़ने वाले अपन? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे, उसमें अपन बात करेंगे परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट के बारे में, और एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट इफेक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे। सारी चीजें पढ़ने वाले, साथ ही साथ में इसी में हमारे पास एरोमेटिसिटी भी आएगा। क्लियर? तो किया जाए स्टार्ट। चलिए भाई, सबसे पहले अपन अगर जीओसी की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होती है। केमिकल रिएक्शन होती है जब हमारे पास पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने, मतलब ओल्ड बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहे हो और नए बॉन्ड क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। मान लीजिए हमारे पास यहां से ए और बी के बीच में पुराना बॉन्ड था, कोई ओल्ड बॉन्ड है, यहां पर एक रिएजेंट आया। क्या आया? रिएजेंट मान लिया मैंने एक्स आया, ये हमारे पास क्या है, रिएजेंट, ये अटैक करेगा यहां पर। क्लियर? और ये क्या है हमारे पास, ये ए बी जो कंपाउंड है इसको मैं बोल रहा हूं रिएक्टेंट। इसको क्या बोल रहे हैं अपन? रिएक्टेंट। तो जब रिएक्टेंट पर रिएजेंट अटैक कर रहा है तो यहां पर मान लेता हूं मैं, ऐसे ही कोई रैंडम माना कि यहां पर बन गया ए एक्स और साथ में बन गया बी। यहां पर मान लिया इसके ऊपर कौन सा चार्ज था हमारे पास, माइनस चार्ज था। तो यहां पर हमारे पास ये बॉन्ड ऐसे टूटा होगा जनरली, या फिर कैसे भी टूटा अपन को नहीं पता है, वो देखा जाएगा। क्लियर है? उसके बारे में बात नहीं कर रहे हमारे पास। तो ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब जब मैंने ये रिएक्शन करवाई, यहां पर क्या है, ये ए बी के बीच में बॉन्ड था वो टूट गया और ए एक्स के बीच में नया बॉन्ड बना है। पुराना बॉन्ड टूटा है, नया बना है। क्लियर? अब बात आती है कि ये बॉन्ड टूटा कैसे, तो सर इसने तोड़ा है। अब इसने तोड़ा तो कैसे तोड़ा, तो यहां पर हमारे पास ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो वो दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो सकता है, या तो दो इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास चले जाए या दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर हो जाए। तो ये दो टाइप का हमारे पास बॉन्ड का ब्रेकिंग हो सकती है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला आता है हमारे पास बॉन्ड क्लीवेज की, बॉन्ड को किस किस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो। तो यहां पर हमारे पास दो टाइप का है। पहला है हमारे पास होमोलाइटिक या होमोलाइसिस। होमोलाइटिक नाम से पता चल रहा है, होमो मतलब सेम, तो यहां पर इक्वल शेयरिंग होने वाली है। जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, यहां पर जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी क्या होगी, इक्वल शेयरिंग होने वाली है। क्या होगी हमारे पास? इक्वल शेयरिंग की ए और बी के जो बॉन्ड है उनकी इक्वल शेयरिंग। तो यहां पर अगर हमारे पास जैसे ए और बी बॉन्ड था तो ए और बी के बीच में हमारे पास इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाए, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास चला जाए, ऐसा अगर होगा तो उसको बोलेंगे होमोलाइटिक फिजन या होमोलाइसिस। क्लियर? तो ईच रिजल्टिंग स्पीसीज गेट्स वन इलेक्ट्रॉन। क्या होगा हमारे पास? गेट्स वन इलेक्ट्रॉन, दोनों को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और इस वाले केस में यहां पर जो जनरेट होगा वो जनरेट होगा ए रेडिकल प्लस बी रेडिकल। तो यहां पर जो जनरेशन होता है फ्री रेडिकल्स विल फॉर्म। कंडीशन क्या है हमारे पास, हमें कैसे पता चलेगा कब हमारे पास होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, तो उसकी कुछ कंडीशंस है कि नॉन पोलर या गैसियस फेज रहता है जनरली, हाई टेम्परेचर पर ये चीजें होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में यानी कि यूवी लाइट या फिर एच न्यू रेडिएशन दिया होगा, परोक्साइड के प्रेजेंस में जनरली हमारे पास ऑर्गेनिक परोक्साइड दिए होते हैं, तब हमारे पास ये होता है, या मेटल्स हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। क्लियर? काफी सारी रिएक्शन देखते हैं हमारे पास जहां पर फ्री रेडिकल मेटल्स के प्रेजेंस में जनरेट होंगे, जैसे वुड रिएक्शन वगैरह होगी, बहुत बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास। देन दूसरा आता है हिट्रोलाइटिक। हिट्रोलाइटिक में क्या होगा हमारे पास, एटम्स को इक्वली इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाले हैं। क्लियर? तो यहां पर इक्वली कब नहीं मिलेगा, जब हमारे पास सॉल्वेंट कैसा होगा, हमारे पास पोलर। यहां पर सॉल्वेंट क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट होगा तब। क्लियर? यहां पर हमारे पास नॉन पोलर या कैसा था, गैसियस फेज, यहां पर पोलर सॉल्वेंट है। तो अब ये क्या करेगा, बॉन्ड में पोलराइज करेगा, तो पोलराइज करेगा तो वन रिजल्टिंग स्पीसीज जनरली कौन सी, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, गेट्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड पेयर। मतलब यहां पर जैसे ए और बी था, तो मैं मान लेता हूं कि अगर बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए से ज्यादा है
तो इस वाले केस में जो है बी दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा यहां से, और अब ए के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और बी के पास कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। इसका मतलब इस वाले केस में हमारे पास कैटायन और एनायन फॉर्म होंगे। क्या क्या फॉर्म होगा, कैटायन एंड एनायन हमारे पास यहां पर फॉर्म होंगे, कैटायन एंड एनायंस विल फॉर्म। क्लियर। कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारे पास सिंपल पोलर मीडियम होना चाहिए, लो टेम्परेचर, यहां पर हाई था, लार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होता है जनरली एटम्स के बीच में, जनरली ऐसा होता है ना। क्लियर। यहां पर अपन बोल सकते हैं कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ना के बराबर रहता है या बहुत कम रहता है। क्लियर। चलिए अब आता है हमारे पास यहां पर, सर आपने बात की तो आपने ये तो बात कर ली कि हमारे पास ये बॉन्ड कैसे टूट रहा है। अब हमारे पास आता है इस रिएजेंट के बारे में कि ये रिएजेंट कैसा कैसा हो सकता है, इसके बारे में जनरल चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिएजेंट जनरली हमारे पास दो होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल को जनरली किससे लिखा जाता है, यहां पर लिखा जाता है ई प्लस से। किससे लिखते हैं, ई प्लस से। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग यानी कि नेगेटिव चार्ज को जो लव करता है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, यहां पर जब इसको डिनोट करते हैं। क्लियर। तो ये अगर नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है हमारे पास। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही, ये पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं हमारे पास, न्यूट्रल भी हो सकते हैं जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनका क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ये सभी हमारे पास लुईस एसिड भी है बेटा, ये क्या है हमारे पास, लुईस एसिड, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्लियर। उसके अलावा हमारे पास SiCl4 PCl5, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो एटम्स है जिनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है, क्योंकि ये बॉन्ड ऐसे घूमेगा तो इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, और X2 हेलोजेंस वगैरह है हमारे पास, वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। क्लियर। ये रिएजेंट रिएक्शन में उस वाले पार्ट पर अटैक करेंगे जहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, क्योंकि खुद क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, जिसको अपन बोलते हैं NU माइनस से डिनोट किया जाता है। न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस यानी कि कौन सा चार्ज, न्यूक्लियस में कौन सा रहता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज है हमारे पास ये। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है हमारे पास, क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। यहां पर कैन बी न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल के लिए नेगेटिव होना जरूरी है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच के लिए मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे सके, तो इलेक्ट्रॉन कौन कौन दे सकेगा हमारे पास, ऐसी स्पीसीज जो न्यूट्रल है बट क्या है इनके पास, लोन पेयर। क्लियर। दूसरा हमारे पास एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो गई। अगर यहां पर अपन ने बात की थी, अगर एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है तो वो इलेक्ट्रोफाइल, बट अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो जैसे एल्किन और एल्काइन हो गए, ये किसका काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का। उसके अलावा अगर सिंगल बॉन्ड मेटल के साथ और नॉन मेटल का बॉन्ड जुड़ा हुआ है, जैसे अपन बात करें यहां पर Li या RMgX ले लेता हूं, आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो यहां पर ये पार्शियल नेगेटिव, तो ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि यहां मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड है, तो ये वाला जो बॉन्ड है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा रहेगी, तो ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। क्लियर। यहां से बेटा आपके जीओसी के सबसे बेस्ट नोट्स बन जाएंगे, शॉर्ट नोट्स आप बनाना चाहते हो, सारी चीजें कवर रहेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है कि आपके नोट से कोई पॉइंट ऐड हो सकता है तो वो कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी मैं चाहूंगा कि अगर आपको कोई छोटा मोटा पॉइंट लगता है जो आप भूल रहे हो बार बार, जो आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो ऐड कर लेना। क्लियर। अब जब हमारे पास ये रिएक्शन हो रही है, जब रिएजेंट का अटैक रिएक्टेंट पर हो रहा है, तो हमारे पास इंटरमीडिएट बनते हैं। क्लियर। तो इंटरमीडिएट जनरली हमारे पास कितने कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, कार्बेनाइन। हम अभी 3 की स्टडी करेंगे, बाकी और भी हमारे पास बेंजाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, ये भी हमारे पास इंटरमीडिएट है। सभी के सभी इंटरमीडिएट अनस्टेबल होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं। क्लियर। तो ये तुरंत रिएक्ट करते हैं। क्लियर। ये फॉर्म इजीली नहीं होंगे, बट एक बार इजीली फॉर्म होने के बाद तुरंत रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये अनस्टेबल है इसलिए इजीली फॉर्म नहीं होते हैं और रिएक्ट तुरंत करते हैं। क्लियर। जनरली अपन 3 के बारे में बात करेंगे, कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। कार्बोकेटायन के हमारे पास बॉन्ड पेयर, इसको अगर देखा जाए एक बार तो मैं यहां पर दिखा देता हूं आपको,
ये कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल कार्बन आयन आ गया। कार्बोकैटायन की फ्री रेडिकल को अगर देखोगे तो 3 बॉन्ड पेयर है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। इस वैकेंट ऑर्बिटल ये जो है, अगर 3 बॉन्ड पेयर हमारे पास इस प्लेन में है तो वैकेंट ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। क्लियर। तो अब कोई अगर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है, इसको कोई स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन देने आ रही है, तो अब देखो जो भी इंड्रेंस है वो इस प्लेन में है, तो ये प्लेन तो सब सेम ही है क्योंकि इस प्लेन में, तो अब कोई इलेक्ट्रॉन देने आएगा तो इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है। तो कभी भी ध्यान रखना कि अगर sp2 हाइब्रिड कार्बन है, उस पर कोई अटैक करने आ रहा है स्पीसीज, और अटैक करने के बाद में जो कार्बन की चारों वैलेंसी होंगी अगर वो डिफरेंट है, तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2। और वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज रहेंगे। इस कार्बन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं। क्लियर। क्योंकि एक ऊपर से अटैक हो सकता है, एक नीचे से, और सेम 50-50% प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। क्लियर। तो ये हमारे पास इसकी शेप के ट्राई गोनल प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सेम फ्री रेडिकल के साथ होता है, जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में रहता है। तो यहां पर भी वही सारी चीज सेम है जो कैटायन में है। देन आता है कार्बन एनायन। कार्बन एनायन में 3 होते हैं बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। तो इसकी शेप जो रहती है पिरामिडल, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp3। अगर चारों बॉन्ड पेयर रहते तो उस वाले केस में हमारे पास इसका स्ट्रक्चर जो होता वो कौन सा हो जाता? टेट्राहेड्रल हो जाता। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट सिंपल से पॉइंट्स है जो हमारे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर सबके बारे में बता रखा है। चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 7 8, ऑक्टेट, इनकम्प्लीट उसका कंप्लीट है। इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोलते हैं। लुईस एसिडिटी की बात करें, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, लुईस एसिड है। इसको ना तो लुईस एसिड ना लुईस बेस बोलते हैं, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। ये दे भी सकता है, ले भी सकता है। क्लियर। इसलिए किसी भी कैटेगरी में नहीं रखते हैं। कार्बन आयन में हमारे पास क्या गया? बेस। हाइब्रिडाइजेशन बता रखा है मैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो डायमैग्नेटिक होता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो पैरामैग्नेटिक। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल में, तो ये पैरामैग्नेटिक है, बाकी दोनों क्या है? डायमैग्नेटिक। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 से यहां पर सिंगलेट, डबलेट, और वो क्या हो जाएगा? सिंगलेट, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ किसमें? फ्री रेडिकल में। अब अपन बात करते हैं कि ये जो अपन इंटरमीडिएट पढ़े हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी को, कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा, उसको समझाने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स जो है हमारे पास, वो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अब इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन? सर कौन से का? सिग्मा पाई, दोनों की बात करेंगे अपन। उन्हीं के बेसिस पर अलग अलग तरीके से हमारे पास ये इफेक्ट्स डिवाइड किए हुए। पहला 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट हमारे पास 3 है, कौन कौन से? इंडक्टिव, रेजोनेंस या जिसको मीजोमेरिक बोलते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन। टेम्परेरी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसको ई इफेक्ट भी बोल देते हैं। यहां पर इसके आगे फर्दर अगर क्लासिफिकेशन करेंगे हमारे पास तो 2 आएंगे जो अपन बाद में बात करेंगे। एक रहता है प्लस ई और एक रहता है माइनस ई। क्लियर। यहां पर अगर बात करें इंडक्टिव इफेक्ट को बेटा आई इफेक्ट भी बोल देते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट को क्या बोल देते हैं? आई भी बोल देते हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट को एम या फिर आर इफेक्ट बोल देते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन को एच इफेक्ट बोल देते हैं। क्लियर। तो ये तीनों परमानेंट है और ये हमारे पास टेम्परेरी है। टेम्परेरी मतलब जब रिएजेंट आएगा तो ये रहेगा, जैसे ही वो रिएजेंट चला गया तो ये इफेक्ट वापस से हट जाएगा, बट ये हमारे पास परमानेंट होते हैं। क्लियर। तो अब मैं आगे जब आप इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे तो कहीं पर भी मैं ये नहीं लिखवाऊंगा कि इंडक्टिव परमानेंट है, क्योंकि वो यहां पर अपन ने क्लासिफाई कर दिया है। क्लियर। अब आता है हमारे पास, सबसे पहले अपन इंडक्टिव की बात करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है हमारे पास वो क्यों जनरेट होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होती है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, वो हमारे पास क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट होता है। क्लियर। यहां पर अगर बात करें हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये आ गया सी, ये है, यहां पर F जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? F। तो F की ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है, तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर और कम पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर और कम पॉजिटिव आता जाएगा। बट ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे पास इफेक्ट कम होता जा रहा है। जनरली 3 कार्बन तक ही कंसीडर करते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं। तो इसलिए रीजन ऑफ आई इफेक्ट क्या है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो अपन जो आई इफेक्ट की स्ट्रेंथ देखते हैं जनरली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से देखते हैं, न्यूट्रल एटम्स या न्यूट्रल कंपाउंड्स के लिए ध्यान रखिएगा। अगर हमारे पास
अगर हमारे पास एनायन या कैटायन है तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली नहीं लगाना है। क्लियर? ये नहीं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माइनस आई हो गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो प्लस आई हो गया, नहीं। आयंस पे ऐसे नहीं लगाएंगे, आयंस पे अपन कॉमन सेंस लगाएंगे, जो कि मैं आपको समझा दूंगा अभी। क्लियर? तो रीजन ऑफ आई इफेक्ट है डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जो कि अपन ने देख लिया कि आई इफेक्ट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस ज्यादा तो आई इफेक्ट कम, और अगर डिस्टेंस कम तो आई इफेक्ट क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंसिडर्ड 3 कार्बन एटम्स तक ही कंसिडर करते हैं। ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, इट डज नॉट अफेक्ट पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अफेक्ट नहीं करता है, ओनली सिग्मा को ही करेगा। हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता है, सेम रहता है हमारे पास। इट इज एडिटिव इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट रहता है हमारे पास, मतलब अगर जिस 3-4 डायरेक्शन जा रहा है तो सबका एडिशन हो जाएगा, सिंपल। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है यहां पर, अगर इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2 टाइप का होता है, एक माइनस एक प्लस। पूरे में ही अगर कोई भी इफेक्ट आ रहा है हमारे पास, मतलब चाहे अपन यहां पर बात करें आई की, चाहे एम की, चाहे एच की, तीनों इफेक्ट में अगर मैं प्लस की बात कर रहा हूं, प्लस का मतलब होता है देने वाला, तो प्लस इफेक्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं, मतलब जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है, वो क्या है हमारे पास? प्लस आई। और माइनस का मतलब होता है लेना, माइनस मतलब लेना ही है हमारे पास, है ना, तो वो कौन सा हो गया? विड्रोइंग, विड्रो करना, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप्स, है ना। तो ग्रुप्स विच विड्रोज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लियर? ध्यान रखिएगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता है, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? शिफ्टिंग होने वाली है। तो ग्रुप्स विच विड्रो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उनको अपन क्या बोलते हैं? माइनस आई इफेक्ट वाले शो करते हैं। क्लियर? अब यहां पर देखो, इलेक्ट्रॉन को खींचना है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कौन खींचेगा? क्या कोई एनायन कभी भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच सकता है? नहीं। इसलिए कभी भी कोई भी एनायन माइनस आई शो नहीं करेगा, प्लस आई शो करेंगे। क्लियर? और अगर मैं बात करूं कैटायंस की, तो कैटायन की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रहेगी। अब चाहे उसके ऊपर कोई भी, मतलब कितनी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा क्यों ना रहे, उसका काम इलेक्ट्रॉन खींचने का ही रहेगा। क्लियर? तो ऑल कैटायन शोज माइनस आई इफेक्ट। उसके अलावा हमारे पास ऑल कैटायन शोज माइनस आई इफेक्ट। उसके अलावा अपन क्या बोलेंगे यहां पर? ये हो गया, जितने भी कैटायन रहेंगे सब माइनस आई है। इसके अलावा आपको अगर पॉइंट लिखने हैं तो अपन मान सकते हैं कि sp2 एंड sp हाइब्रिड जो कार्बन होते हैं, उनको भी अपन क्या लेते हैं हमारे पास? उनका भी माइनस आई ही कंसीडर करते हैं। क्लियर? माइनस आई ऑफ कैटायन जो है वो न्यूट्रल से ज्यादा रहेगा, न्यूट्रल एटम से। क्यों? क्योंकि माइनस आई इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि कैटायन का, क्योंकि कैटायन की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी कंपेयर टू न्यूट्रल के। तो देखो यहां पर हमारे पास तीनों का माइनस आई ज्यादा है, क्योंकि तीनों क्या है? कैटायन है। यहां पर नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है, इसलिए इसका माइनस आई ज्यादा है, क्योंकि माइनस फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। NO2 हमारे पास ऐसा ग्रुप है जिसकी हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सॉरी NO2, हाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा आती है। NO2 पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, एक नाइट्रोजन एटम की बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर? तो अगर ग्रुप दे रखा हो तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखी जाती है। डन है? तो यहां पर बात कर रहे हैं NO2 हमारे पास सबसे ज्यादा माइनस आई लगता है न्यूट्रल्स में। उसके बाद SO3 है, देन CN। यहां पर ध्यान रखना, जैसे ही हमारे पास ये एसिड डेरिवेटिव फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह खत्म होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड, उसके बाद हमारे पास हेलोजन फैमिली आ जाएगी। हेलोजन के बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में आता है OH और OR। तो ध्यान रखिएगा, OR और OH हमारे पास ये आ गया। देन आएगा NH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH PH CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर अगर आप बात करोगे हमारे पास, यहां पर अगर आप बात करोगे तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीएच का माइनस आई CH डबल बॉन्ड CH2 से ज्यादा है, क्योंकि पीएच में sp2 संकरित, सॉरी sp2 हाइब्रिड कार्बन क्या है हमारे पास? ज्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लस आई। तो प्लस आई की अगर मैं बात करता हूं तो प्लस आई में हमारे पास क्या रहेगा? प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इनका इलेक्ट्रॉन देने की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जिसके ऊपर पहले से नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा। तो ऑल एनायन सोज प्लस आई, जितने भी एनायन है सब प्लस आई शो करेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या रहेगा? sp3 हाइब्रिड कार्बन। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ये जनरल वाले लिखा रहा हूं मैं। क्या लिखा रहा हूं? जनरल वाले लिखा रहा हूं। ऐसा नहीं कि sp3 हाइब्रिड कार्बन हमेशा ही प्लस आई शो करेगा, अगर नॉन मेटल के साथ हो तो माइनस आई भी कर देगा। ठीक है? बट सॉरी, मेटल के साथ हो तो माइनस आई भी कर देगा। मैं जनरल केस की बात कर रहा हूं। क्लियर? वही सेम चीज जैसे हमारे पास एनायन का, सॉरी कैटायन का माइनस आई ज्यादा था, वैसे ही एनायन का प्लस आई ज्यादा रहेगा न्यूट्रल से। तो CH2NH O- CO-। तो यहां पर अगर देखोगे तो मेरे को स्ट्रेंथ चेक, देखो सबका क्या लग रहा है? प्लस आई, क्योंकि सब एनायन है। अब मेरे को अगर क्या देखना है इनकी स्ट्रेंथ, तो अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से देख सकता हूं, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन तीनों में से सबसे ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या रहेगी? कम रहेगी। इसलिए
इसका प्लस आई कम लग रहा है। बोले सर फिर इनका यहां पर ज्यादा कम, इनसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि बेटा ये न्यूट्रल है, 3 मिथाइल है, इसलिए इसका प्लस आई ज्यादा। यहाँ 2 मिथाइल है, यहाँ 1 मिथाइल है, ये आ गया। क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें हमारे पास यहां, तो रोचक पॉइंट से कुछ, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी उतना ज्यादा प्लस आई लगता है, इसलिए ट्रिटियम का प्लस आई ज्यादा देन ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का ज्यादा होगा एच से। सेम चीज सेम लॉजिक से यहां पर प्लस आई, ये प्लस आई का ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा किसका? ये प्लस आई की स्ट्रेंथ है। क्लियर। देन आता है ब्रांच का प्लस आई या माइनस आई, कोई भी देख लेना, वो ज्यादा होता है अनब्रांच से। ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है डिस्टेंस वाला फंडा। यहां पर अगर देखोगे तो CH3 देखो तुरंत यहीं पर लगे हुए हैं, इस कार्बन के पास से 3 प्लस आई आ रहे हैं। यहां पर अगर इस कार्बन पर मेरे को इफेक्ट देखना है, इस कार्बन पर इफेक्ट देख रहे हैं, तो ये तो फोर्थ एटम है, तो इसका प्लस आई बहुत कम लगेगा, तो कम लगता हुआ आएगा, इसलिए इसका प्लस आई ज्यादा है कंपेयर टू इसके। क्यों? क्योंकि यहां डिस्टेंस ज्यादा होगी, यहां डिस्टेंस सब दूसरे एटम ही है। क्लियर। एच का कोई इफेक्ट कंसिडर नहीं करते हैं, एच का 0 इफेक्ट कंसिडर किया जाता है। देन ये आता है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर 2 चीजें आने वाली है। एक है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन नंबर, मतलब डिस्टेंस को ज्यादा प्रायोरिटी पर रखते हैं नंबर से। बट अगर मान लीजिए हमारे पास डिस्टेंस ही सेम कर दी है, तो उस वाले केस में आपके पास वो जो बचपन में आपने कहानी सुनी थी, कौन सी, कि संगठन में शक्ति होती है, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, वही सेम चीज है कि नंबर ज्यादा प्रायोरिटी रखेगा किससे? स्ट्रेंथ से। नंबर जो हमारे पास वो ज्यादा प्रायोरिटी रखेगा स्ट्रेंथ से। क्लियर। एग्जांपल के लिए देखिए, मैं यहां पर स्टेबिलिटी वगैरह नहीं बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आई इफेक्ट की स्ट्रेंथ देख रहे हैं, आई इफेक्ट की ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर देखूं मैं, तो यहां Cl लग रहा है, इसका माइनस आई है, यहां पर Cl लग रहा है 2 माइनस आई। क्लियर। अब आप देखिए मैं कौन से कार्बन पर देख रहा हूं, इस कार्बन या इस कार्बन पर भी नहीं देख रहे, जो इनके साथ जुड़ेगा उस कार्बन पर अपन कार्बन या एटम पर इनका इफेक्ट देख रहे हैं इस पूरे ग्रुप का। तो यहां पर अगर देखोगे तो इस Cl, ये जो Cl है सेकंड एटम पर लगा हुआ है, यहां पर थर्ड पर लगा हुआ है, तो इसलिए इसका माइनस है ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा है, और डिस्टेंस जितनी कम ज्यादा रहेगी उतना आई इफेक्ट कम लगेगा, तो यहां पर एक क्लोरीन होते हुए भी जीत गया। बट अगर भैया डिस्टेंस सेम है, तो उस वाले केस में जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसको भी 2 लोग वीक वाले हरा देंगे। तो यहां पर जैसे आएगा कि डिस्टेंस इज सेम देन नंबर इज मोर प्रायोरिटाइज, मतलब डोमिनेट करेगा देन किसके? स्ट्रेंथ के। तो यहां पर NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है, हमें पता है किससे? Cl से। बट समस्या ये है कि Cl कितने हैं? 2, इसलिए किसका माइनस आई ज्यादा होगा? यहां पर इस ग्रुप का माइनस आई ज्यादा लगेगा कंपेरेटिव इसके। क्लियर। ये चीज ध्यान रखनी है आप, ये एनाइन वगैरह की स्टेबिलिटी में काम आएगा। अगर मान लीजिए यहां पर एनाइन बना दूं मैं, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, वो अपन आगे बात करेंगे। डन। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, वो है रेजोनेंस, मतलब एम इफेक्ट या आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। तो इसको समझने से पहले अपन रेजोनेंस के बारे में हल्की सी बात करते हैं। पहली बात तो ये कि सर रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ती है? तो कोई भी अगर हमारे पास कंपाउंड है, उसकी मैंने पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रखी है, और उस एक स्ट्रक्चर से अगर उसकी प्रॉपर्टीज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं सभी को, तो इसका मतलब ये कि मुझे वहां पर उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है, और वहीं पर अपन को किसकी पड़ती है? रेजोनेंस की, है ना। तो रेजोनेंस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। आप सभी को पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो रियल नहीं है, वो हाइपोथेटिकल है। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलके एक क्या बनाते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, और वही सत्य है, वही रियल है। क्लियर। बाकी सब क्या है? हाइपोथेटिकल है। तो यहां पर कुछ बात करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल वेयरएज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। क्लियर। स्टेबिलिटी जो होती है हमारे पास किसी भी कंपाउंड की जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी रेजोनेंस एनर्जी की। रेजोनेंस एनर्जी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगी, वो अपन थोड़ा सा आगे चल के भी बात करेंगे। क्लियर। रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है? रेजोनेंस एनर्जी होती है कि हमारे पास जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसकी एनर्जी और जो सबसे ज्यादा स्टेबल इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगी, उन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है, उसको रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। अब बात आती है हमारे पास कि सर आपने बोला कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन से बनता है, तो क्या उसमें कंट्रीब्यूशन सभी का सेम होता है? नहीं। जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा ही उसका क्या रहेगा? कंट्रीब्यूशन। तो ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स स्टेबिलिटी इन रेजोनेंस हाइब्रिड। इन रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड में उनकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी जिसकी, उसका उतना ही ज्यादा क्या रहने वाला है? कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। अब अपन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं रेजोनेंस के, कुछ सिंपल से पॉइंट्स है जो आपके माइंड में रहने चाहिए। पहला पॉइंट हमारे पास दे रखा है, यहां पर देखोगे तो इन्वॉल्व, जो यहां पर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो ओनली p इलेक्ट्रॉन। अब p के वैकेंट ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, अनपेयर्ड भी हो सकता है, बट p ऑर्बिटल
डी वाले भी आ जाएंगे, बट डी और पी सिग्मा नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? सिग्मा नहीं होंगे। तो इन्वॉल्व डिलोकलाइजेशन ऑफ पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, नॉट सिग्मा। क्लियर? एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, पेपर पर एग्जिस्ट करता है क्योंकि हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने बताया लैब वगैरह में नहीं मिलेगा। इट इज इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस, विद इन मॉलिक्यूल होगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कुछ नहीं है इसका लेना देना। रेजोनेंस तभी होगा जब विद इन मॉलिक्यूल रहेगा। क्लियर? इन रेजोनेंस पोजीशन ऑफ एटम्स कांट बी चेंज, एटम्स की जो मूवमेंट है वो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगी, मान लीजिए हमारे पास एक कोई कंपाउंड है, उसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो तीनों स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे सभी में इक्वल होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सभी में सेम होंगे। जैसे अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है पहली में, तो दूसरे में भी 3, तीसरे में भी 3। सेम चीज पेयर्ड अगर मान लीजिए 6 है, तो सभी में 6 रहने वाले हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास इन डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज मस्ट बी कंजर्व। इसका मतलब यह है कि टोटल चार्ज हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का इक्वल रहने वाला है। टोटल चार्ज हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रहने वाला है इक्वल। और सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का ऑक्टेट रूल क्या नहीं होना चाहिए? वायलेट नहीं होना चाहिए। क्लियर? द ऑक्टेट रूल इज नॉट वायलेटेड फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स जनरली, है ना। थर्ड पीरियड और फर्स्ट पीरियड, मतलब जैसे हाइड्रोजन हो गया तो उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा ही नहीं। क्लियर? और उसके बाद अगर अपन बात करें हमारे पास, मतलब थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड में हमारे पास ऑक्टेट से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास कंडीशन क्या है सर, हमें कैसे पता चलेगा कब रेजोनेंस हो रहा है कब नहीं हो रहा है, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है, दो ही कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि एटम्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में शुड लाई इन सेम प्लेन। किस में होनी चाहिए? सेम प्लेन में होनी चाहिए। अब सेम प्लेन तब रहेगा जब उनका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा, या तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो या फिर sp2 हो, sp3 नहीं होना चाहिए। अगर sp3 होगा तो प्लेन सेम नहीं होगा, फिर कहानी खत्म है। क्लियर? नेक्स्ट जो रूल है वो हमारे पास ये है कि कंपाउंड मस्ट बी इन कॉन्जुगेटेड। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? कॉन्जुगेट का बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि कम से कम 3 p ऑर्बिटल हो, पैरेलल और एडजेसेंट, एक के साथ एक, ऐसे 3 लाइन से खड़े हो और तीनों क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। तो एटलीस्ट 3 p ऑर्बिटल विच आर एडजेसेंट एंड पैरेलल, अभी अपन बात करेंगे उसके बारे में भी। क्लियर? अगर हमारे पास आयंस वगैरह दे रखे हैं तो 2 p ऑर्बिटल भी काफी रहते हैं। क्लियर? अगर आयन दे रखा है, अगर आयन नहीं दे रखा है तो हमें फिर 3 ही चाहिए होंगे। क्लियर? अगर 2 रह गए तो नहीं होगा, है ना। 3 से ज्यादा, हाँ तब हो जाएगा। देखते हैं हमारे पास किस किस टाइप का हमारे पास रेजोनेंस हो सकता है। यहां पर कुछ टाइप्स बता दिए हैं नॉर्मली जिन जिन में होता है। जैसे यहां पर देखोगे आप, तो यहां पहला है पाई बॉन्ड का, तो यहां अगर देखोगे तो क्या देखते हो? यहां देखिए हमारे पास ये 2 p ऑर्बिटल, ये 2 p ऑर्बिटल, ये 4 p ऑर्बिटल हो गए, तो इनमें रेजोनेंस हो जाएगा। क्लियर? यहां पर अगर देखोगे तो एक वैकेंट ऑर्बिटल ये है और 2 p ऑर्बिटल ये है पाई बॉन्ड के, है ना। तो यहां पर कितने आ गए? 3 p ऑर्बिटल, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? रेजोनेंस हो जाएगा। यहां अगर देखोगे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो एक ऑर्बिटल ये हो गया p का, 2 p ऑर्बिटल ये हो गए। क्लियर? यहां पर अगर देखोगे फ्री ऑर्बिटल है, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो एक 3 ऑर्बिटल ये हो गए। यहां पर भी हमारे पास माइनस मतलब 3 आ जाएंगे। यहां देखिए नेक्स्ट हमारे पास आयंस वाला जो एग्जांपल बताया था मैंने, तो आयंस का अगर आप एग्जांपल लोगे तो यहां पर हमारे पास क्या है? 2 ही ऑर्बिटल है, एक इसका है और एक इसका है, बट ये भी रेजोनेंस कर लेंगे CH2 डबल बॉन्ड NH2 और नाइट्रोजन पर आ गया प्लस, तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बट जैसा कि मैंने बताया कि आयंस के केस में 2 p ऑर्बिटल से भी काम चल जाएगा। क्लियर? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी होता है हमारे पास। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में क्या रहेगा? जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर दे रखा CH2 माइनस और यहां पर मान लीजिए SH है, तो सल्फर के पास भी लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर, बट ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट इसके पास वैकेंट डी है, तो फिर से आयन है, तो 2 ऑर्बिटल काम कर जाएंगे, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो CH2 डबल बॉन्ड SH और सल्फर क्या आ गया? माइनस, क्योंकि सल्फर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए है। तो यहां पर टोटल चार्ज कंजर्व है, यहां पर भी -1 था, यहां पर भी -1, यहां पर भी टोटल चार्ज कंजर्व है, यहां +1, यहां पर भी +1। क्लियर? और नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब इक्वल है। अब आता है हमारे पास यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनमें कभी भी रेजोनेंस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इनमें कभी भी रेजोनेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल ऑफ पाई बॉन्ड एंड प्लस और नेगेटिव और
आर नॉट इन सेम, आर नॉट सेम। परपेंडिकुलर प्लेन रहता है, इस वाले केस में क्या रहेगा, इनका परपेंडिकुलर प्लेन रहेगा, तो कभी भी इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। डबल बॉन्ड के ऊपर प्लस माइनस फ्री रेडिकल कोई भी हो, सेम ट्रिपल बॉन्ड पर भी हो, नहीं होगा, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट हमारे पास एक सिंपल सी चीज और है, वो हमारे पास ये है कि ऑर्थो मेटा पैरा, वैसे आप सभी को पता है अभी, बट मैंने इंक्लूड कर लिया है फटाफट से। ये कोई जी रूप लगा हुआ है, इसके जस्ट पास वाली जो पोजीशन होती है उसको अपन बोलते हैं ऑर्थो। ध्यान रखिएगा, ऑर्थो का मतलब ये वाली पोजीशन ही नहीं होती है। अगर मान लीजिए ये जी हो तो ये और ये दोनों ऑर्थो हो जाएंगे। क्लियर। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है जस्ट सामने वाली जो पोजीशन रहती है, जिस ग्रुप के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो वो रहता है पैरा, और पैरा और ऑर्थो के बीच में रहता है हमारे पास मेटा। ये हमारे पास है। क्लियर। अब अपन बात करें इससे नेक्स्ट, तो इससे नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है एक्सटेंडेड एंड क्रॉस रेजोनेंस के बारे में बात करते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे कि स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। तो एक्सटेंडेड एंड क्रॉस रेजोनेंस में हमारे पास क्या रहता है कि अगर देखो कम से कम 3 सिस्टम होने चाहिए जो कॉन्जुगेशन में है, और वो तीनों आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है, बट एक सिस्टम ऐसा है जो दोनों के साथ कॉन्जुगेशन में, उसको बोलते हैं क्रॉस। एक्सटेंडेड मतलब एक ही, लीनियर, एक्सटेंडेड या लीनियर, एक्सटेंडेड या फिर इसको क्या बोलेंगे, लीनियर। क्लियर। तो यहां पर क्या है, देखो ये डबल बॉन्ड हमारे पास मान लीजिए ऐसे घुमा, ये हमारे पास ऐसे, तो एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। यहां पर अगर देखोगे तो देखिए ये हमारे पास यहां पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ये दोनों पैरेलल है। अब ये इसके साथ नहीं है, क्योंकि यहां पर ये जो पी ऑर्बिटल है ये और ये यहां पैरेलल आ जाएंगे, तो यहां पर ऐसे कॉन्जुगेशन हो जाएगा, यहां पर ऐसे कॉन्जुगेशन हो जाएगा, बट इनमें आपस में कॉन्जुगेशन नहीं होने वाला है। इसलिए ये जो कॉन्जुगेशन हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो या तो ऐसे होगा, या फिर हमारे पास अगर इसके साथ कॉन्जुगेशन हो रहा है तो ऐसे होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस। क्लियर। और अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं कि हमारे पास कौन सा ज्यादा सही होता है, तो स्ट्रेंथ जब दोनों हमारे पास आ रहे हैं, एक्सटेंडेड और क्रॉस दोनों आ रहे हैं, तब ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि एक में सिंपल एक ही बॉन्ड का रेजोनेंस है और एक में क्रॉस हो रहा है, तब कंपेयर नहीं करना। बट अगर नेचर ऑफ बॉन्डिंग सेम है तो एक्सटेंडेड और क्रॉस में से एक्सटेंडेड ज्यादा बढ़िया होता है कंपेरेटिव क्रॉस के। क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि सर जो आप बोल रहे थे कि रेजोनेंस हाइब्रिड में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उनका अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो कुछ सिंपल से रूल्स है। सबसे पहले, जिससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगी। जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे इसका मतलब यह है कि उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। तो यहां पर पहला रूल है हमारे पास कि मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो वो हमारे पास मोर स्टेबल है। अगर मान लीजिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर ऐसी है जिनमें नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, तो उस वाले केस में हम देखेंगे कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर नॉन पोलर है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी पोलर से। और ध्यान रखना, जब अपन ये बात कर रहे हैं हमारे पास किसकी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करने की, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स में ये ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट 5 बॉन्ड बना रहा है, तो वो वाली चीज नहीं देखी जाएगी। अगर ऑक्टेट अगर फेल हो रहा है, ऑक्टेट रूल, जैसे नाइट्रोजन है हमारे पास, यहां पर अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखते हो, यहां पर अगर कोई बोले कि सर क्या यहां पर हमारे पास नाइट्रोजन का प्लस चार्ज का रेजोनेंस होगा, तो नाइट्रोजन के प्लस चार्ज का रेजोनेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर आपने डबल बॉन्ड बनाया तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये तो खत्म है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास, अब ध्यान रखना ये दो रूल होने के बाद मैं रूल नंबर 3 पर जाऊंगा। क्लियर। रूल नंबर 3 क्या है हमारे पास कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रहता है कंपैरेटिव इसके अपोजिट के। दिमाग में मैक्सिमम बच्चों के ये रह जाता है कि रूल नंबर 3 सबसे पहले देखते हैं, बट बेटा जी ये बाद में देखना है ना कि पहले। क्लियर। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच अनलाइक चार्जेज मतलब अपोजिट चार्ज की प्लस के पास में माइनस आ रहा है, माइनस के पास में प्लस आ रहा है, तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। और अगर सेम चार्ज पास में आ रहे हैं तो वो लेस स्टेबल होगी, और सेम चार्ज अगर दूर दूर जा रहे हैं तो वो मोर स्टेबल होगी। देन है मोर बेंजीन रिंग मोर स्टेबिलिटी। अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर ऐसी है जिनमें नंबर ऑफ बेंजीन रिंग अलग अलग है, तो उनमें स्टेबिलिटी हमारे पास जिसमें बेंजीन रिंग ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहने वाली है। फॉर एग्जांपल, अगर लास्ट वाले का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बहुत ही सिंपल से एग्जांपल है हमारे पास। मान लीजिए ये एक मैंने कंपाउंड बनाया, तो यहां पर अगर आप देखते हो तो आपको कितनी बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है, आपको एक बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है, प्रॉपर बेंजीन। क्लियर।
बट अगर मान लीजिए मैं इसी की एक दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, दिस वन, एक बेंजीन रिंग ये हो गई, दूसरा हमारे पास यहां पर कैसे आएगा, दिस वन, और एक क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। तो बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी, इस कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा, क्यों, एक बेंजीन रिंग ये रही परफेक्ट, दूसरी बेंजीन रिंग ये रही परफेक्ट, क्लियर है। ये जो वर्टिकल बॉन्ड है दोनों में आएगा। जबकि आप यहां पर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग है, यहां पर एक बेंजीन रिंग है, यहां पर दो बेंजीन रिंग है, तो कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी हमारे पास, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है कंपेरेटिव सेकंड के, क्लियर। ऐसे सेम अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले कॉन्सेप्ट को लेके, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक एग्जांपल ये है CH3C, यहां पर आ गया मान लीजिए NH2, और यहां पर है CH, और यहां है पॉजिटिव चार्ज, ये एक स्ट्रक्चर है। दूसरी हमारे पास स्ट्रक्चर ये है, इसी की अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये आ गया NH2, और यहां पर H, और यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखोगे कि हमारे पास मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी स्टेबिलिटी सर कम होगी, ऐसा आपके दिमाग में आएगा। बट बेटा जी वो रूल नंबर 3 है, उससे पहले हमारे पास है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहां कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। ये नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर स्टेबिलिटी है, क्योंकि पहले वाले रूल्स देखे जाएंगे, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखे जाएंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें हमारे पास, तो नेक्स्ट क्या आएगा, अब आता है हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड। तो रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जिनको अपन रोचक पॉइंट्स बोल सकते हैं। तो यहां पर पहला है कि अगर हमारे पास इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है तो उनकी रेजोनेंस एनर्जी नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा होती है, क्लियर। एरोमेटिक कंपाउंड्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड से हमारे पास क्या रहती है, ज्यादा। अगर मान लीजिए इन दोनों के बेसिस पर मैं नहीं बता पा रहा हूं, तो जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा क्या रहने वाली है, उसकी रेजोनेंस एनर्जी रहने वाली है। अब अगर आपने ये फैक्टर्स पढ़े हैं तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि लोन पेयर पाई बॉन्ड का रेजोनेंस जो है उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है पाई बॉन्ड से। जैसे कि यहां पर अगर एग्जांपल बताऊं तो ये लोन पेयर है, यहां पर क्या है, पाई बॉन्ड, तो इनके बीच में रेजोनेंस हो रहा है। यहां पर क्या है, ये पाई बॉन्ड है, और यहां पर भी क्या आएगा, पाई बॉन्ड। तो यह पाई बॉन्ड। अगर इन दोनों में से रेजोनेंस एनर्जी देखी जाए तो किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, लोन पेयर पाई बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा रहेगी कंपेयर टू इसके। दैट मींस ये मोर स्टेबल है, क्योंकि जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा क्या रहेगी हमारे पास, स्टेबिलिटी रहने वाली है, क्लियर। अब आता है हमारे पास कि रेजोनेंस की वजह से जो इफेक्ट जनरेट होता है उसको अपन रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, क्लियर। रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्लस, एक माइनस। सेम चीज, प्लस का मतलब क्या होता है, देने वाला, माइनस का मतलब लेने वाला। तो प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, और माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट कौन से होंगे, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। पहचान कैसे करनी है, सबसे पहले प्लस मतलब देने वाला, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्रुप, जिस ग्रुप की अपन बात करें उससे कॉन्जुगेट सिस्टम के पास अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये Z माइनस है, ये अगर इनको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस Z माइनस का कौन सा इफेक्ट रहेगा, प्लस M। यहीं पर अगर मान लीजिए हमारे पास ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहां पर Z प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि इसका कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसका क्या है, माइनस M, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्जुगेट सिस्टम से खींच रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्रुप टू कॉन्जुगेट सिस्टम प्लस M, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉन्जुगेट सिस्टम टू ग्रुप, उसको अपन क्या बोलेंगे, माइनस M। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और ये हमारे पास क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्लियर है। अब आती है हमारे पास पहचान कैसे करनी है। पहचान बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या है कि जो भी ग्रुप है उसका पहले एटम को देखना है, उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। तो फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप शुड हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर। फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप शुड हैव क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए। या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये भी, और बेंजीन ये भी क्या काम करते हैं, प्लस एम का काम करते हैं, क्लियर। अब प्लस एम की अगर आपको देखो, ध्यान रखना, स्ट्रेंथ कभी भी नंबर ऑफ लोन पेयर से काउंट नहीं की जाएगी कि भैया किसका लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा है कम है, उससे नहीं। स्ट्रेंथ ये देखी जाएगी कौन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है कौन कम है, मतलब किसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से प्लस एम माइनस एम नहीं देखा जाता है कि किसका प्लस किसका माइनस है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से प्लस एम और माइनस एम की स्ट्रेंथ देखी जाती है, क्लियर, बात समझ में आ रही है। प्लस एम माइनस एम स्ट्रेंथ देखी जाती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। जबकि आई इफेक्ट की अगर अपन बात करें तो आई इफेक्ट को अपन ने प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई को अपन ने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से देखा था कि अगर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो माइनस आई, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो प्लस आई, क्लियर। बट यहां प्लस एम और माइनस एम
इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पर अगर मैं प्लस एम का ऑर्डर देखूंगा तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा। तीनों एनायन है, कंपेयर कर सकता हूं। यहां पर अब देखिए ये एनायन है, ये न्यूट्रल है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं देख रहे हैं अपन। अब ये एनायन सॉरी न्यूट्रल है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, बट फिर भी NH2 का प्लस एम ज्यादा रहेगा, बिकॉज NH2 की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। देन क्या आएगा हमारे पास OR। यहां पर अगर देखोगे तो NH2 का प्लस एम ज्यादा, ये इस ग्रुप का कम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो COCH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये रेजोनेंस के थ्रू इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस नाइट्रोजन की बाहर के कॉन्जुगेट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यहां पर तो और भी कम है, क्योंकि ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो हमारे पास जो ऑर्डर आएगा वो ऐसा आ जाएगा। यहां पर अगर अपन बात करें माइनस एम या माइनस, मैंने बता दिया, पहचान बहुत सिंपल है। क्या करना है कि फर्स्ट एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। इस चीज को मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूं कि A डबल बॉन्ड बी या A ट्रिपल बॉन्ड बी, यानी कि ऐसा कंपाउंड, ऐसा ग्रुप हो जिनमें फर्स्ट 2 एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो। क्लियर? और सेकंड एटम जो है जिसके साथ फर्स्ट और सेकंड जिनमें मल्टीपल बॉन्ड है, सेकंड वाले एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, कि A डबल बॉन्ड बी या A ट्रिपल बॉन्ड बी हो और B की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा, जिससे कि ये बॉन्ड ऐसे रोटेट हो और इस कार्बन इस A के पास क्या जाए? वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट हो जाए, जिसकी वजह से इसका कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस एम। यहां पर अगर ऑर्डर देखा जाए तो हमारे पास माइनस एम का ऑर्डर हमारे पास बेटा ये है। क्लियर? माइनस एम का ऑर्डर क्या है? ये। क्लियर? यहां पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए इससे कम आ गया, इसका माइनस एम खींचने की टेंडेंसी। क्लियर? तो उसी के बेसिस पर हमारे पास यहां पर रखे गए। लॉजिक से आराम से याद कर सकते हो, या फिर आपने जैसे भी याद किया हुआ है। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्लियर? रेजोनेंस के या फिर एम इफेक्ट के। क्या है? पहला, एम इफेक्ट वर्क्स ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा। एम जो है, प्लस एम हो चाहे माइनस एम हो, वो बेंजीन रिंग के सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पर ही काम करेगा, मेटा पर नहीं करेगा। मेटा पर सिर्फ और सिर्फ माइनस आई करेगा। क्या सर मेटा ओनली, सॉरी, क्या माइनस आई या आई ओनली मेटा पर काम करता है? नहीं, वो सभी जगह करेगा, बट अगर मेटा पे एम और आई में से देखा जाए तो ओनली आई करेगा। क्लियर? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और इन एम इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। जैसा कि अपन ने देखा था कि हमारे पास आई इफेक्ट में डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, यहां डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। मीजोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेट्स ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। एम और आई में से पहले एम को देखा जाएगा, सिर्फ एक केस को छोड़ के। वो कौन सा? एक्सेप्ट हेलोजेंस। एक्सेप्ट हेलोजेंस। हेलोजन के केस में हमारे पास क्या होता है? एक्सेप्ट हेलोजेंस। हेलोजन के केस में अपन किसको देखेंगे? प्लस एम और माइनस आई में से माइनस आई देखा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपन ने बता दिया यहां पर, ड्यू टू माइनस एम। अब माइनस एम मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ड्यू टू माइनस एम कॉन्जुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींच रहे, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा, यानी कि कॉन्जुगेट सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब अगर ये मेरे पास कॉन्जुगेट सिस्टम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहां 2 लोग बैठे हैं इस पर अटैक करने के लिए, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहां से कौन जाएगा? जिसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से प्यार है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से प्यार है, वो किसको है? न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? प्लस चाहिए, तो ये किसको, ये किसके पास जाएगा? इस प्लस के पास जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे? तो प्लस के टुवर्ड, न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो क्या बोलेंगे? ड्यू टू माइनस एम कॉन्जुगेट सिस्टम बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम बिकम्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल एंड लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और कॉन्जुगेट सिस्टम भी हमारा माइनस एम ने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिया, तो सर माइनस प्लस प्लस के पास क्यों ही जाएगा? कोई सेंस ही नहीं है। सेम माइनस माइनस के पास नहीं जाएगा। तो अगर मान लीजिए प्लस एम लगेगा तो सर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि प्लस का मतलब क्या है? देना। अब वो ग्रुप कॉन्जुगेट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो अब कॉन्जुगेट सिस्टम के पास नेगेटिव चार्ज है, तो अब यहां पर अगर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है तो वो अटैक करेगा जिसको नेगेटिव चार्ज चाहिए, और वो कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। तो अब इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज at conjugate system and system becomes more reactive towards electrophile and less reactive towards nucleophile। सेम चीज आप बेंजीन में बोल सकते हो, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं बेंजीन के लिए जब बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ कहां पर बात करूंगा? ऑर्थो एंड पैरा पर, मेटा पर बात नहीं करूंगा। क्लियर? तो यहां पर अगर आते हैं तो हमारे पास उसके रिगार्डिंग भी देखिए कि लॉन पेयर एटम डायरेक्टली, लॉन पेयर एटम यानी कि क्या हो गया? प्लस एम। लॉन पेयर एटम की बात कर रहा है, इसका मतलब कौन से ग्रुप की बात कर रहा है? प्लस एम इफेक्ट की बात कर रहा है, कि अगर प्लस एम इफेक्ट ग्रुप शो करने वाला एटम
कनेक्टेड है कॉन्जुगेट सिस्टम से, तो इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेनली ऑर्थो एंड पैरा। तो ये जो कॉन्जुगेट सिस्टम इसने बोला है, ये बेंजीन रिंग की बात हो रही है। किसकी हो रही है? बेंजीन की, क्योंकि ऑर्थो पैरा की अगर बात करें तो बेंजीन की। तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर बढ़ जाएगी, तो अब जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कौन जाएगा? बेंजीन रिंग के पास जनरली इलेक्ट्रोफाइल जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पर। तो हेंस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन तो डायरेक्टेड फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जाएंगे? ऑर्थो एंड पैरा पर जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास ऑल प्लस एम, ऑल मतलब इंक्लूडिंग हेलोजेंस भी, ऑल प्लस एम ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो ऑर्थो एंड पैरा पर जाएगा। क्लियर? अगर मैं माइनस एम की बात करता हूं, हमारे पास ऑल प्लस एम एंड प्लस एच भी लिख लीजिए, प्लस एच यानी कि प्लस आर ग्रुप्स, जो कि अपन आगे बात करेंगे। हमारे पास प्लस आर मतलब सॉरी प्लस एच मतलब एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स। क्लियर? तो ये आगे हमारे पास जो प्लस एम शो करते हैं वो सब ऑर्थो पैरा पर भेजेंगे। अब आते हैं हमारे पास किस पर? कॉन्जुगेट सिस्टम कंटेनिंग ए डबल बॉन्ड बी या फिर ए ट्रिपल बॉन्ड बी। तो ये कौन है? ये है माइनस एम वाले। ये कौन है? माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले। तो अगर माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है तो फिर से ऑर्थो पैरा पर ही जाएगा, बट माइनस का मतलब क्या? खींचने वाला। तो अब ये बेंजीन रिंग से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे, तो वो कहां पर जाएगा? पॉजिटिव। कहां पर? ऑर्थो एंड पैरा पर। तो अब ऑर्थो एंड पैरा पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो क्या वो पॉजिटिव के पास जाएगा? नहीं जाएगा। तो वो कहां जाएगा? जहां पॉजिटिव नहीं है, और वो कहां पर है? मेटा। तो अब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जाएगा? मेटा पर जाएगा। तो मेटा डायरेक्टिंग फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो ऑल माइनस एम ग्रुप्स जो है, ऑल माइनस एम ग्रुप्स एंड उसके अलावा हमारे पास CH3 एंड NR3 प्लस, ये सब क्या है हमारे पास? ये सब मेटा डायरेक्टिंग है। फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? तो ये हमारे पास बहुत छोटी सी अपन ने एक बात की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये सेम चीज हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि सबसे ज्यादा रिएक्शन है हमारे पास। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की सबसे ज्यादा रिएक्शन है। तो उसके लिए यही पॉइंट आएगा कि कहां पर अटैक करेगा। तो ये दो पॉइंट्स उस चीज को डिसाइड करेंगे। क्लियर? अब आता है हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी के बेसिस पर मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास कंपाउंड्स तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं: एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। स्टेबिलिटी की बात करूं, सबसे ज्यादा एरोमेटिक होते हैं, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। क्लियर? पहचान कैसे की जाए? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी। फर्स्ट दो क्राइटेरिया है। कितने क्राइटेरिया? दो। एक है फर्स्ट हमारे पास ये, और दूसरा क्राइटेरिया है दूसरा क्राइटेरिया। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, पहला क्या दे रखा है? इट मस्ट हैव अनइंटरप्टेड साइक्लिक क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अनइंटरप्टेड साइक्लिक क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? पहली बात तो साइक्लिक होना चाहिए, तो साइक्लिक बोला हुआ है। अनइंटरप्टेड साइक्लिक क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अनइंटरप्टेड मतलब जो बिना किसी रुकावट के। तो ऑल एटम्स ऑफ रिंग शुड बी इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा हमारे पास। और कॉन्टिन्यूअस कंजुगेशन होना चाहिए थ्रू आउट द रिंग, तभी हमारे पास कैसा रहेगा? अनइंटरप्टेड रहने वाला है। तो अनइंटरप्टेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ये तीन कंडीशन है, इसी को अनइंटरप्टेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। मतलब जैसे हमारे पास ये रिंग बनी हुई है, तो इस रिंग में इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है, उसकी वजह से करंट जनरेट होता है। तो रिंग के करंट को बोल देते हैं रिंग करंट। तो इस कंडीशन को कुछ लोग रिंग करंट भी बोल देते हैं, या कुछ बुक्स में आपको रिंग करंट के नाम से भी जाना जाता है। और अनइंटरप्टेड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन, अनइंटरप्टेड साइक्लिक क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। क्लियर? दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि हमारे पास ये सेम कंडीशन पहली एंटी एरोमेटिक के लिए भी रहेगी। क्लियर? पहली कंडीशन दोनों के लिए सेम है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। दूसरी कंडीशन हमें डिसाइड करेगी कि एंटी एरोमेटिक है या एरोमेटिक है। अगर पहली कंडीशन नहीं हुई तो इसका मतलब कंपाउंड कौन सा हो जाएगा हमारे पास? नॉन एरोमेटिक। अगर रिंग करंट है तो या तो एंटी एरोमेटिक होगा या एरोमेटिक होगा। अगर रिंग करंट नहीं है तो कंपाउंड कौन सा रहने वाला है हमारे पास? नॉन एरोमेटिक रहने वाला। अब दूसरी कंडीशन, द पाई क्लाउड मस्ट कंटेन, जो ये पाई क्लाउड की बात कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, मस्ट कंटेन एन ओड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना,
ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोला है मैंने, ऑड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और इसी को क्या बोलते हैं, हकल रूल बोलते हैं। तो हकल रूल ने इस चीज को बोल दिया कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर हमारे पास n की वैल्यू में n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 ऐसे आएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास n की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो यहां पर आएगा 2, देन 6, सॉरी हाँ 2 6, देन 10, इसके बाद 14, ऐसे आते जाएंगे। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट अगर आप पेयर चेक करोगे तो पेयर कितने हो गए, 2 में कितना, 1 3 5 7, तो ये इसने बोला है कि ऑड नंबर ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऑड नंबर ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को उसने इस फॉर्मूले में रख दिया है। क्लियर। अगर मान लीजिए 4n+2 पाई, इसको अगल रूल बोलते हैं, अगर इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर मान लीजिए मैं बात करूं एंटी एरोमेटिक की, तो पहली कंडीशन तो सेम है। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, अनइंटरप्टेड साइक्लिक क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, रिंग करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग करंट। क्लियर। तो रिंग करंट तो होना ही होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन ये है कि वहां पर जो था कि ऑड नंबर ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहां पर क्या आएगा, इवन नंबर ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, इवन नंबर ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन बोल देते हैं कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें इवन ही बनेंगे हमारे पास। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारे पास रहेगी। क्लियर। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो कंपाउंड रहेगा एंटी एरोमेटिक। अगर मान लीजिए हमारे पास ना एरोमेटिक है ना नॉन एंटी एरोमेटिक है, तो वो वाले कंपाउंड्स हमारे पास क्या रहेंगे, वो कंपाउंड्स रहेंगे हमारे पास नॉन एरोमेटिक। उन कंपाउंड्स को अपन क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। क्लियर। अब अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करूं, किसकी बात करूं, हमारे पास स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी की अपन बात करेंगे यहां पर कि स्टेबिलिटी जो होती है हमारे पास वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है। एरोमेटिक के बाद क्या आएगा बेटा, नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक के बाद किसकी स्टेबिलिटी रहने वाली है, एंटी एरोमेटिक की। नॉन एरोमेटिक के बाद किसकी रहने वाली है, एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी रहने वाली है। इस चीज में मेरे हिसाब से किसी को किसी प्रकार का दुख दर्द पीड़ा कष्ट तनाव जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर। जो अपन ने अभी एरोमेटिसिटी पढ़ी है उसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई कंपाउंड है उसमें अपन को चेक करना है कि भैया रिंग करंट है कि नहीं है। अगर हमारे पास रिंग करंट का आंसर वो देता है नहीं है, तो इसका मतलब वो नॉन एरोमेटिक है। क्या है, नॉन एरोमेटिक। अगर वो बोलता है कि रिंग करंट है, तो इसका मतलब फिर अपन उससे चेक करते हैं कि क्या ऑड नंबर ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है या इवन नंबर ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अगर इवन नंबर ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक। और अगर ऑड है तो वो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। और अगर कंपाउंड एरोमेटिक है, इसका मतलब वो कैसा होगा, डायोमैग्नेटिक। यहां से याद रख सकते हो, ऑड नंबर पैरा, और सॉरी एरोमेटिक है तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, और अगर नॉन एंटी एरोमेटिक है तो कैसा रहेगा, डायमैग्नेटिक। इवन से इवन नंबर ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन, और ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हकल रूल। क्लियर। हकल रूल बोले तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जैसा भी आए आपको बस सही करना है क्वेश्चन को। क्लियर। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जो स्पेसिफिक केसेस है वो, अगर मान लीजिए हमारे पास फ्यूज रिंग दे रखी है, कैसी दे रखी है, फ्यूज रिंग, तो उस वाले केस में आपको क्या करना है कि जो लार्जेस्ट पेरिफेरल रिंग है, लार्जेस्ट पेरिफेरल रिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना उसको अपन को काउंट करने हैं उनके इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एग्जांपल दे रखा है, तो यहां से अपन चले तो लार्जेस्ट बनाइए, बट ये पाई इलेक्ट्रॉन का पेरिफेरल नहीं बन रहा है क्योंकि यहां से ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब इन दो इलेक्ट्रॉन को आपको काउंट नहीं करना है। तो लार्जेस्ट वाला हमारे पास फिर यही बनेगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। यहां पर बात करोगे तो कंटिन्यूअसली बन रहा है पूरे में, तो इसमें कितने आ गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है हमारे पास, एरोमेटिक है। क्लियर। अब आता है हमारे पास एनुलिन की, अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, एनुलिन्स की, तो जनरली कंपाउंड्स विद 7 और मोर देन 7 मेंबर्ड रिंग आर इन द, जनरली कंपाउंड विद 7 और मोर देन 7 मेंबर्ड इन द रिंग एंटी एरोमेटिक। तो अगर वो एंटी एरोमेटिक हुए तो वो अपनी प्लेनरिटी लूज कर देते हैं, और अगर कंपाउंड प्लेनर नहीं रहा, साइक्लिक रिंग प्लेनर नहीं रही, तो उनका जो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो क्या हो जाएगा, अनइंटरप्टेड था,
वो कैसा हो जाएगा, इंटरप्टेड, रुक जाएगा, और कंपाउंड कैसा बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। क्लियर। ये कब है, जब वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा तब। तो अगर 7 मेंबर रिंग या उससे ज्यादा की रिंग है और आपको दिख रहा है कि कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक, तो आप क्या बोल दोगे कि एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। क्या है, नॉन एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि वो अपनी प्लेनरिटी लूज कर देगा, जिससे कि नॉन एरोमेटिक जो कि मोर स्टेबल है उसमें कन्वर्ट हो जाए। बट एक एग्जांपल है हमारे पास एनुलिन 10, जो कि एरोमेटिक होना चाहिए था, बट ये क्या रहता है, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं उनमें रिपल्सन होता है। क्लियर, स्ट्रक्चर से पता लग जाती है वो चीज। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूं तो हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। किसका, हाइपर कॉन्जुगेशन को अपन एच इफेक्ट भी बोलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या बोलते हैं बेटा, एच इफेक्ट भी बोलते हैं। तो अगर यहां पर एच इफेक्ट की मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होगा यहां पर कि डीलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड, किस किस का, डीलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड CH बॉन्ड कॉन्जुगेटेड रहेगा किसके साथ, विद पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किस किस का हो सकता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का, या फिर पॉजिटिव चार्ज के साथ, या फिर फ्री रेडिकल के साथ। क्लियर। हाइपर, इसको अपन क्या बोलेंगे, एच इफेक्ट बोलेंगे। क्लियर। ये जो पाई बॉन्ड है इसका मतलब है कि हमारे पास sp2 या sp, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है ये भी, जैसे हमारे पास एच आर इफेक्ट होता है वैसे ये भी क्या रहता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट रहेगा। दूसरा अगर अपन बात करें तो ये स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव रहता है और वीकर देन मीजोमेरिक। तो जो ऑर्डर आता है हमारे पास वो रहता है MHI, जो सबसे पहले पढ़ा है वो सबसे वीक है। रीजन, आई इफेक्ट में सिर्फ पार्शियल शिफ्टिंग होती है, जबकि यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर होता है। सेम चीज रेजोनेंस में भी कंप्लीट ट्रांसफर होता है, बट रेजोनेंस इफेक्टिव क्यों है इससे ज्यादा, क्योंकि रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, यहां पर सिग्मा का भी होता है। क्लियर, बात करेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज नाथन बेकर, जो कि साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है, और साथ ही साथ में नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इन्वॉल्व्स कौन कौन से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग बिटवीन हाइब्रिड, एक ऑर्बिटल हाइब्रिड रहेगा हमेशा, और दूसरा कौन सा रहेगा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। हमेशा ही दो ऑर्बिटल जिनमें ओवरलैपिंग होगी वो हाइब्रिड और अनहाइब्रिड रहेगा, एक हाइब्रिड रहेगा एक अनहाइब्रिड रहेगा। क्लियर। तो इसके बेसिस पर अगर मैं इनके पहले कंडीशन देख लेते हैं फिर क्लासिफिकेशन देंगे। कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशन ये कि एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम एक तो अल्फा हाइड्रोजन हो। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये बात तो समझ गए कि एक अल्फा हाइड्रोजन हो, बट अल्फा हाइड्रोजन बोलते किसको है, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा कि अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे अपन। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे अपन, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन आता है अल्फा कार्बन क्या है सर, तो कार्बन डायरेक्टली अटैच टू एनी फंक्शनल ग्रुप, किसी फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हो वो, या फिर मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बोले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या फिर सिंपल सी बात मान लीजिए sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन। अगर sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है तो वो अल्फा कार्बन होगा। क्लियर। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये आ गया हमारे पास। अब आती है बात की कॉन्जुगेशन, जो अपन बात कर रहे थे हमारे पास ये CH बॉन्ड का जो कॉन्जुगेशन है वो किस किस के साथ हो सकता है। CH बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो सकता है हमारे पास किसके साथ, कार्बोकेटाइन के साथ। मतलब यहां पर मान लीजिए हमारे पास ऐसा आ गया R और ये आ गया CH2 प्लस, तो इस प्लस के साथ यहां पर जो कार्बन हाइड्रोजन रहेगा उसका कॉन्जुगेशन हो सकता है। कार्बन फ्री रेडिकल, यहां पर मान लीजिए RCH फ्री रेडिकल आ गया, RCH2 फ्री रेडिकल। एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CHR, यहां पर कुछ ऐसा हो गया। एल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड CR, इनके साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके साथ नहीं रहेगा, कभी भी कार्बन एनायन के साथ नहीं होता है, क्योंकि कार्बन आयन यहां पर अगर मैं कैटायन और फ्री रेडिकल में हो रहा है बट कार्बन आयन में नहीं हो रहा, उसका रीजन ये है क्योंकि कार्बन एनायन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्ब कैटायन का भी इनकम्प्लीट होता है, कार्बन फ्री रेडिकल का भी इनकम्प्लीट होता है, इसलिए वो दोनों डीलोकलाइजेशन करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। क्लियर। चलिए अब हमारे पास आते, मतलब कुल मिला के हमारे पास जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो इन केसेज में होता है, इन में हो सकता है, ये बहुत कम दिखता है, ये 3 ज्यादा दिखते हैं, और इसमें कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अब बात आती है सर टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन जो है हमारे पास वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2। कौन कौन से, एक है +H और एक है -H। एक कौन सा है हमारे पास, +H और दूसरा कौन सा है, -H। तो +H की अगर बात करूं
तो प्लस एच जब रहेगा जब हमारे पास, पहले माइनस एच की बात कर लेते हैं, माइनस एच को रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। ये कौन शो करता है, CH3 जो कंपाउंड्स रहते हैं वो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं। क्लियर। अब आता है हमारे पास प्लस एच। प्लस एच हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के साथ मतलब हमारे पास मान लीजिए CH3 और ये आ गया CH2 प्लस, तो ये sp2 हाइब्रिड कार्बन, इससे पास जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। एल्कीन में क्या होगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर मान लीजिए CH2 प्लस, सॉरी यही मान लीजिए CH और ये आ गया H। तो ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा रहेगा, अल्फा, इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, वो किसके साथ कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड के साथ। तो या तो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो, या कार्बोकेटाइन के साथ कॉन्जुगेशन में हो, या कार्बन फ्री रेडिकल के साथ कॉन्जुगेशन में हो, CH3 CH2 और यहां पर क्या आ गया, ये आ गया, तो इसके साथ कॉन्जुगेशन में, ये तीनों केस में हमारे पास जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो प्लस एच है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जब हमारे पास कार्बोकेटायन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक हाइब्रिड एक अनहाइब्रिड, तो ये प्लस वाला अनहाइब्रिड है, वैकेंट ऑर्बिटल, दूसरा ये हाइब्रिड है तो CH, सिग्मा CH। क्लियर। ये sp3 हाइब्रिड है, ऑब्वियस सी बात है। एल्कीन में अगर देखा जाए तो हमारे पास एल्कीन में ये कौन सा हो गया, पाई स्टार इसका और इसका सिग्मा H, तो सिग्मा H एंड पाई स्टार यानी कि ABMO। क्लियर। अब आता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है वो इक्वल होती है 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और ये जो 1 है ये क्या है, नॉट इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। ये तब है जब हमारे पास CH बॉन्ड को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो उसके लिए 1 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला कंसिडर नहीं करना है तो आप डायरेक्टली नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के इक्वल कर देना। अगर बोलता है ये काउंट करना है तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 कर देना। क्लियर। अब आते हैं हमारे पास सर हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेट, ये इनके एप्लीकेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन के क्या है हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस है। क्लियर। एप्लीकेशन में सबसे पहले आता है हमारे पास बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ जो है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से कम भी होती है और बढ़ भी जाती है, कम भी होती है और बढ़ भी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे, यहां पर ये आया हमारे पास CH और यहां पर है C और ये हमारे पास H और यहां पर प्लस चार्ज है। क्लियर। तो अब जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, यहां से हमारे पास ऐसे होगा ये CH बॉन्ड का। तो अगर मैं इस बॉन्ड लेंथ को A बोलूं तो ये जो A बॉन्ड लेंथ है ये क्या हो रही है, कम होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर अभी हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है, बाद में ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ लेस देन जो 1 बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका कम हो जाएगा। मैं वहां पर बोल सकता हूं कि CH का जो बॉन्ड ऑर्डर है ये ये क्या हो रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। ए जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर। यहां जैसे ये बॉन्ड ऐसे घुमा तो इसके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड। तो इसका मतलब ये कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। तो कुल मिला के बात ये कि अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कहीं पर दो एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज। और अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज। जैसे कि यहां पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ये डिक्रीज हुई है, यहां बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में सिंपल है, हमारे पास स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाली है किसके, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाली है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर। यहां पर अगर देखा जाए जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। यहां पर एक जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास ये 3 कंपाउंड है, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो हमारे पास ये है, एक है इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक कंपाउंड और है जिसमें भी हमारे पास 6 है, ये आ गया हमारे पास H, ये डबल बॉन्ड C और यहां पर क्या है हमारे पास H, यहां पर भी कितना है C, 6 अल्फा हाइड्रोजन। और एक और है MEC, H डबल बॉन्ड C MEH, इन सभी में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर। बट ये तो समझ में आता है कि ये ट्रांस है तो वो सी से, तो ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। इन दोनों में स्टेबिलिटी देखोगे तो जब आप हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर करवाओगे, जब आप इधर हाइपर कॉन्जुगेशन करवाओगे तो नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर आएगा, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये 1 डिग्री है इसलिए यहां पर स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा आएगी। क्लियर। तो ये हमारे पास आता है। नेक्स्ट हम अगर देखा जाए तो नेक्स्ट हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन के जो इफेक्ट है, एप्लीकेशंस है वो 2 और हैं। कौन कौन से, एक है हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन।
अगर मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करूं तो सिंपल ये बात हो रही है कि हमारे पास पाई बॉन्ड को ब्रेक करके वहां पर एडिशन ऑफ H2 हो रहा है। क्लियर? जनरली ये एक्सोथर्मिक रहता है, जनरली हमारे पास कैसा रहता है, एक्सोथर्मिक। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को अगर मैं HOH बोलूं तो HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतनी ज्यादा क्या रहने वाली है हमारे पास, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रहेगा। क्लियर? इन केस ऑफ आइसोमर्स, इन केस ऑफ आइसोमर्स की अगर मैं बात करूं तो या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो जाए हमारे पास, सेम हो जाए, तो उस वाले केस में और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम और सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो उस वाले केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है स्टेबिलिटी की। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहती है, स्टेबिलिटी के। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में जब आप हाइड्रोजनेशन करने जाओगे तो एक छोटा सा फैक्टर और होता है कि हिंड्रेंस पे भी फर्क पड़ेगा। अगर हिंड्रेंस हमारे पास ज्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पर बोल सकते हैं HOH ऑल्सो, मतलब स्टेरिक क्राउडिंग also affect heat, steric crowding also affect heat of hydrogenation। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को जो है स्टेरिक क्राउडिंग भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हीट ऑफ कंबसन। हीट ऑफ कंबसन में हमारे पास बहुत सिंपल सी चीज है, ये भी क्या रहता है, जनरली नेगेटिव रहता है, डेल्टा H इसका। और हीट ऑफ कंबसन में भी जो रहेगा हमारे पास, जितने ज्यादा कार्बन रहेंगे उतना ज्यादा हमारे पास हीट ऑफ कंबसन रहेगा। तो अगर मैं हीट ऑफ कंबसन HOC की बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। जितने ज्यादा कार्बन एटम है, बोले सर अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हुए तो एफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, मतलब यहां पर बोल सकते हैं पर मोल CH2, पर मोल CH2 और आइसोमर्स, या आपको क्या दे रखे हैं, आइसोमर्स दे रखे हैं। तो उस वाले केस में हीट ऑफ कंबसन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, स्टेबिलिटी के। उस वाले केस में हीट ऑफ कंबसन किसके रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्टेबिलिटी के। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने कन्फर्मेशनल आइसोमर्स पढ़ाए थे, वहां पर मैंने बोला था कि 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, साइक्लोहेक्सेन जो साइक्लिक कंपाउंड, उसका रीजन यही है, हीट ऑफ कंबसन के डेटा से ही वो चीज डिसाइड की जाती है। क्लियर? क्योंकि अगर एंगल स्ट्रेन से देखा जाए तो वहां पर 5 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल आती है। अब आते हैं हमारे पास यहां पर रोचक पॉइंट्स है कुछ। उन रोचक पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो पहला रोचक पॉइंट ये है कि H इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। जैसे हमारे पास M है वैसे ही H है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। दूसरा, ये भी सेम M इफेक्ट की तरह कहां पर काम करता है, ऑर्थो एंड पैरा पर ही काम करेगा, बेंजीन रिंग की मेटा पर काम नहीं करेगा। और अगर मैं हीट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूं तो CH बॉन्ड का हाइपर कॉन्जुगेशन CD से ज्यादा है, CD का हाइपर कॉन्जुगेशन CT से ज्यादा है। उसका रीजन बहुत ही सिंपल है कि ये बॉन्ड वीक है तो इजीली टूट जाएगा, यहां पर थोड़ी डिफिकल्टी होगी, यहां पर और डिफिकल्टी होगी। तो प्लस आई का उल्टा था, इसका प्लस आई ज्यादा लग रहा था, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन उल्टा है। अगर प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन में से अपन को देखना है या I और H में से, तो H को प्रायोरिटी दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब आते हैं हमारे पास, अपन ने जो 3 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़े हैं इनके एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन में हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो आता है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। 3 टाइप के इंटरमीडिएट पढ़े अपन ने, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है, कार्बन फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है, तो इनको स्टेबल करने वाले इफेक्ट भी सेम ही रहेंगे। क्लियर? और कार्बोनाइन में इलेक्ट्रॉन रिच रहता है तो उसके अलग रहेंगे। तो अब कैसे दिमाग में रखना है, कार्बोकैटायन के ऊपर रहता है प्लस चार्ज, तो ऐसे ग्रुप चाहिए जो उस प्लस चार्ज को कम करे। प्लस चार्ज को कम कौन करेगा, जो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि देने वाले ग्रुप। देने वाले ग्रुप कौन से हैं, प्लस वाले ग्रुप ही है। तो मैं इस तरीके से बोलूंगा कि प्लस को प्लस इफेक्ट वाले स्टेबल करेंगे, यानी कि देने वाले। तो कैटायन की स्टेबिलिटी को प्लस वाले इफेक्ट इंक्रीज करेंगे और माइनस वाले डिक्रीज करेंगे। तो अगर मैं यहां पर लिखूंगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन आएगा, सबसे पहले वही सेम प्लस M, देन हमारे पास क्या आएगा प्लस H और देन क्या आएगा प्लस I। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन है, माइनस M और देन क्या आएगा माइनस I। क्लियर? इसके बेसिस पर अपन क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एनायन, तो स्टेबिलिटी ऑफ
कार्ब एनायन की अगर मैं बात करूं, कार्ब एनायन, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को नेगेटिव वाले इफेक्ट स्टेबल करेंगे। वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात की जाए तो हमारे पास क्या गया? माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई, और यहां पर क्या जाएगा? प्लस एम, प्लस एच एंड प्लस आई। ये हमारे पास ऑर्डर आने वाला है। मेरे हिसाब से इस चीज में आपको किसी प्रकार का कोई दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, तनाव जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब आता है हमारे पास इसमें तीन पॉइंट है। पहला है हमारे पास बेयर स्ट्रेन एंगल थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो जितना ज्यादा साइक्लिक, मतलब अगर ओपन स्ट्रक्चर है और मतलब नॉर्मल एल्केन और साइक्लो एल्केन, तो साइक्लिक एल्केन में जाते हैं हमारे पास एंगल स्ट्रेन आने लग जाता है। तो उसके बेसिस पर मोर sp2 हाइब्रिड कार्बन, मोर नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन या sp2 हाइब्रिड एटम इन 3 मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग, lesser is the stability। उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? उतनी ही कम रहेगी। उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? उतनी कम रहने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात करूं कि हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है, क्योंकि अब एरोमेटिक वाले केस बात नहीं कर रहे। अगर ये एरोमेटिक है तब तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, उस वाले केस में कुछ नहीं करना है अपन को। यहां पर हमारे पास मान लीजिए दो आ गए, क्लियर? इन दोनों में मेरे को चेक करना है। तो अगर मैं यहां पर देखूंगा तो अब आप पहले एल्फा हाइड्रोजन काउंट मत करना हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग। पहले आप ये देखो कि यहां पर sp2 हाइब्रिड कार्बन कितने हैं? एक और एक, दो। यहां पर sp2 हाइब्रिड कार्बन कौन सा है? एक। बोले सर ये भी तो, ये रिंग का नहीं है, ये तो रिंग के बाहर का है, स्टेबिलिटी ये आएगा। इवन एल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 3 और 2 5 आ रहे हैं यहां पर, और यहां पर 4 ही आ रहे हैं, बट स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट आता है सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। तो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस वही सेम चीज है, अभी अपन ने जो बात की कि 3 मेंबर रिंग जो है उसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा रहता है। उस वजह से ये जो बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये इथीन के पाई बॉन्ड से भी वीक होता है। इथीन के पाई बॉन्ड से भी क्या रहता है? वीक रहता है। इस वजह से अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो इसमें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, या इसको डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस भी बोला जाता है। तो इसकी वजह से अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अगर आपको ये कैटायन दे रखा है और ये कैटायन दे रखा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है डांसिंग रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि ये वाले जो बॉन्ड है टूट जाएंगे और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे, डिलोकलाइजेशन हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है? क्योंकि ये बॉन्ड क्या है? बहुत वीक है। क्लियर? दूसरी बात अगर अपन बात करें इसी के बेसिस पर, मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे पास अगर ये कैटायन दे रखा है PHC, PH, यहां पर क्या है? PH, और ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर क्या दे रखा है हमारे पास? ये कार्बन प्लस, और ये हमारे पास 3 रिंग दे रखी है सेम ऐसी। क्लियर? और इनमें अगर स्टेबिलिटी देखी जाए तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर हमारे पास डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है जो चार्ज को बहुत ज्यादा कम कर देगा डिलोकलाइजेशन के थ्रू। क्लियर? तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। नेक्स्ट आता है ब्रेडेट्स रूल। ब्रेडेट्स रूल क्या है हमारे पास? कि अगर हमारे पास क्या है? ब्रिज हेड सेंटर है, कोई बाइसाइक्लिक सिस्टम है उसमें ब्रिज हेड सेंटर है, वो 8 मेंबर रिंग अगर हमारे पास बन रही है या उससे कम की कोई बन रही है, तो उस वाले केस में ब्रिज हेड सेंटर जो है वो कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता। दैट मींस उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं हो सकता है। तो प्लेनेटरी कैन नेवर बी अचीव्ड ऑन ब्रिज हेड सेंटर। यहां पर कार्बन नहीं लिखा है, ब्रिज हेड सेंटर लिखा है। तो यानी कि ना तो वो sp2 हाइब्रिड हो सकता, ना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है अगर वो कार्बन है तो। क्लियर? ऑफ ए बाइसाइक्लिक सिस्टम कंटेनिंग 8 और लेस देन 8 मेंबर्ड रिंग। क्लियर? तो उस वाले केस में हमारे पास वो अनस्टेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, तो ये हाईली अनस्टेबल है। इवन इसके पास एल्फा हाइड्रोजन 2 4 6 है, तो आपको लगेगा स्टेबल है, नहीं, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, मतलब बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। क्लियर? हाँ, बट अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा आ जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या ये स्टेबल है? यस, ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3। तो sp3 में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम sp2 में, क्योंकि प्लेनर वो होता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है इसका एप्लीकेशन सर इफेक्ट। सर इफेक्ट में हमारे पास क्या है? सर इफेक्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड में हमारे पास क्या है? C डबल बॉन्ड OH। इसके ऑर्थो पोजीशन पर अगर मान लीजिए जैसे NO2 ग्रुप आ गया, तो इसका साइज बड़ा है, इसका साइज भी बड़ा है, तो इसकी वजह से
इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट होता है। तो ये है सर इफेक्ट यानी कि स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। क्लियर? तो उसकी वजह से अब ये जो है रेजोनेंस नहीं होगा, मतलब दोनों इस प्लेन में नहीं रह पाएंगे। तो अब वो ग्रुप प्लेन से बाहर जाएगा जिसके जाने से कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और वो कौन जाएगा? COH। तो ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आउट ऑफ प्लेन। इसी की वजह से मैं अभी बात करूं आपसे कि एसिडिटी इंक्रीज होती है और बेसिसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी अगर ऑर्थो पोजीशन पर दो बल्कि ग्रुप आ गए तो। क्लियर? तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आता है नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में, वो है हमारे पास क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए अगर आपको हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है तो कॉन्जुगेट एनायन की स्टेबिलिटी से देखते हैं। किससे देखते हैं? कॉन्जुगेट एनायन की स्टेबिलिटी से देखते हैं। तो यहां पर आप बोल सकते हो ए फॉर एसिड, ए फॉर एनायन। बोले सर ये क्या है? सिर्फ याद करने के लिए भाई, है ना। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ किससे देखी जाती है? स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो आप स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एनायन। तो कॉन्जुगेट एनायन, एनायन की स्टेबिलिटी तो अपन ने अभी देखी कार्बन आयन की। तो कार्बन आयन को स्टेबल कौन करते हैं? -M। तो आप ऐसे याद रख सकते हो ए फॉर एसिड, ए फॉर एनायन, यानी कि एसिडिटी के लिए एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, और एनायन उसके बाद का तो पता ही है कि सेम को सेम इफेक्ट वाले स्टेबल करेंगे, यानी कि एनायन को कौन से स्टेबल करेंगे? -M, -H, -I, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। तो यहां पर बोल देंगे इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप की वजह से एसिडिटी इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से एसिडिटी डिक्रीज होगी। यहां पर आ गया -M, -H, -I, और यहां पर आ जाएगा +M, +H, और क्या आ जाएगा? +I। क्लियर? यहां पर एक चीज जो मैंने अभी बताया कि सर इफेक्ट की वजह से हमारे पास अगर ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड या बल्कि ग्रुप दो ऑर्थो पोजीशन पर आ जाते हैं, तो उस वाले केस में हमारे पास रेजोनेंस नहीं होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acid are more acidic than मेटा एंड पैरा। अब चाहे ऑर्थो पर कोई भी ग्रुप लगाओ, ये आप दिमाग में रख सकते हो आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। चाहे आपके पास कोई भी लगाओ, जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर ये दे रखे हैं दो, एक ही दे रखा है COOH, यहां पर CH3। क्लियर? ए ग्रुप दे रखा है, दूसरा हमारे पास क्या है? COOH ही है, बट इसके पैरा पर क्या है? CH3। तो अब ये हमारे पास ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो ये तो डिक्रीज करना चाहिए, बट इसकी वजह से भी एसिडिटी क्या होगी? इंक्रीज। अगर मान लीजिए हमारे पास यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगा देता हूं, फॉर एग्जाम्पल NO2 लगाया मैंने, और यहां पर क्या लगा दिया? इधर भी मैंने पैरा पर क्या लगा दिया? NO2। तो इस वाले केस में भी एसिडिटी किसकी ज्यादा रहने वाली है? ऑर्थो वाले की ज्यादा रहने वाली है। क्लियर? तो कोई भी दे रखा हमारे पास, ऑर्थो वाले की एसिडिटी ज्यादा रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ। फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिटी डिक्रीज होती है, ये अपन बात करेंगे अभी आगे लास्ट में, टेंशन मत लीजिएगा। अभी बता देता हूं आपको। यहां पर अगर मैं बात करूं, हाँ ये रहा हमारे पास, सॉरी ये बात कर लेते हैं अपन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ओवरऑल ऑर्डर आता है हमारे पास, जनरल एसिड्स की बात कर रहा हूं, तो सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा, देन पिक्रिक एसिड आता है, पिक्रिक के बाद कार्बोक्सिलिक आता है, कार्बोक्सिलिक में भी PHCOH ज्यादा एसिडिक होते हैं, PHC डबल बॉन्ड OOH ज्यादा एसिडिक होते हैं कंपेयर टू RC डबल बॉन्ड OOH के। जनरल ऑर्डर बता रहा हूं। देन आएगा हमारे पास डाइनाइट्रोफिनॉल, उसके बाद आएगा पैरा, ये कार्बोनिक एसिड है ना, और देन क्या आएगा हमारे पास? ऑर्थो। यहां पर इन दोनों के एसिडिटी का ऑर्डर होने का रीजन है H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग से क्या हो रहा है सर? क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे ऑर्थो वाले में, तो यहां पर H बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये H इजीली नहीं निकल पाता है, बट इस वाले केस में H बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो। क्लियर? देन हमारे पास ये तो मेटा पर लग रहा है, तो इसका ओनली -I लगेगा। फिनॉल हो गया, फिनॉल के बाद क्या जाएगा? वाटर, और वाटर के बाद क्या आएगा हमारे पास? एल्कोहल, एल्कोहल के बाद एल्काइन, देन एमाइन, और ये एल्कीन, और देन एल्केन। यहां पर कुछ पॉइंट्स है। जनरल अगर ऑर्डर पूछा जाए आपसे, तो एल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर, बट मिथेनॉल मोर एसिडिक होता है एल्कोहल से। दूसरा अगर अपन बात करें, तो दूसरा केस हमारे पास ये आता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन एलिफेटिक, बट
HCOH फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन PHCOH। उसमें रेजोनेंस का फंडा रहता है हमारे पास, पीएच रेजोनेंस के थ्रू +M शो करता है, जबकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, इसलिए इसका Ka की वैल्यू ज्यादा होती है। क्लियर। यहां पर यह भी ध्यान रखना कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है हमारे पास, ये यहां पर बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Ka और इनवर्सली प्रोपोर्शनल pKa। क्लियर। अब अपन बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ पर। किस पर बात करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ पर। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करो तो एसिडिक स्ट्रेंथ का पता लग गया, तो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट उल्टा कर देना है। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ में आपने किसकी स्टेबिलिटी देखी है, एनायन की, बेसिक स्ट्रेंथ में किसकी देखोगे, कैटायन की। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैं बता देता हूं, Kb के, और ये आ गया Pkb। क्लियर। अब कैसे देखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट कैटायन, ये जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट कैटायन, ये आ गया हमारे पास। क्लियर। अब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट कैटायन है, तो इस वाले केस में अपन क्या बोलेंगे, कैटायन को कौन स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और कौन कम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में कौन है, +M +H, और देन क्या आएगा, +I, और नेक्स्ट क्या है, -M -H -I। क्लियर। ये हमारे पास आ गया है। डन। यहां पर अगर हमारे पास जब अपन देख रहे हैं तो कभी भी मतलब बेसिसिटी कुल मिला के बात है कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हमारे पास बेसिसिटी है। तो अगर ग्रुप में आपको कभी भी कंपेयर करना हो, मतलब पीरियड में अगर कंपेयर करना हो, तो आप पीरियड में कंपेयर कर सकते हो कि जो बेसिसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, और एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। बट अगर मान लीजिए ग्रुप की बात कर रहे हो, तो ग्रुप में हमारे पास क्या आएगा, ग्रुप में कभी भी एसिडिटी हो चाहे बेसिसिटी हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, कभी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से नहीं देखा जाता है। कभी भी किससे नहीं देखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से नहीं देखा जाएगा। तो अगर ग्रुप में बात करोगे तो आप थोड़ा दिमाग लगाना, जैसे HI HBr ऐसे आप जाते हो, तो HI सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब वो सबसे वीक क्या रहेगा, बेस रहेगा। तो उस वाले केस में बोल सकते हो कि अगर टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो, टॉप टू बॉटम, ये हाइड्राइड्स की बात कर रहा हूं मैं, टॉप टू बॉटम अगर जा रहे हो तो बेसिसिटी क्या होगी हमारे पास, डिक्रीज, बेसिसिटी क्या होगी हमारे पास, डिक्रीज होने वाली है। क्लियर। सेम चीज जैसे मैंने आपसे बात की थी हमारे पास कि अगर ऑर्थो पर आ रहा है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो एसिडिटी बढ़ेगी। बट यहां पर अगर ऑर्थो पर ये आ जाता है CH3 वाले जो ग्रुप है हमारे पास, जैसे NH2 है एनिलीन, और यहां पर ये CH3 आ गया, जबकि इसका +H लगता है, आप सभी को पता है, और यहां पर क्या आ गया, NH2, और यहां पर क्या रहेगा, CH3, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम रहती है। क्लियर। तो ध्यान रखना कि जो सारी फैक्ट वाले जो ग्रुप्स है वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, बट बेसिसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। बेसिसिटी को क्या करते हैं हमारे पास, डिक्रीज करते हैं। क्लियर। इसमें हमारे पास बेसिसिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर आता है, वो आता है हमारे पास यहां पर देखिएगा कि अगर मैं बात करूं आपसे गैसियस फेज में, किस में बात करूं, गैसियस फेज में या पोलर एप्रोटिक में, तो उस वाले केस में हमारे पास 3 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन की बेसिसिटी जो है वो कम होती है किससे, ज्यादा होती है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा होती है 1 डिग्री से, 1 डिग्री की ज्यादा होती है NH3 से। क्लियर। ये आ गया हमारे पास। रीजन क्या है, ओनली इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से देखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक में कौन सा लगेगा हमारे पास, I। क्लियर। बट अगर यही मान लीजिए मैं किस में बात कर लूं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या फिर H2O में बात कर ली जाए, तो उस वाले केस में हमारे पास यहां पर जो आएगा ऑर्डर अलग अलग आएगा। इफ R = CH3 है, मतलब R अगर स्मॉल है तो उस वाले केस में नंबर स्मॉल रहेगा। नंबर स्मॉल मतलब 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, और देन आ गया NH3। क्लियर। और अगर R CH3 के अलावा कोई भी है, कोई भी मतलब कोई भी, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कुछ भी हो, इफ R = मैं यहां पर लिख रहा हूं C2H5 लिख दिया मैंने, तो उस वाले केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर बड़ा आएगा। नंबर बड़ा मतलब 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन NH3। सर ये नंबर वाला क्या सिस्टम था, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, 213 0 0 मतलब अमोनिया। ये क्या हो गया हमारे पास 231, तो कौन सा बड़ा नंबर है, 231 बड़ा नंबर है। तो अगर R ग्रुप बड़ा है तो बड़ा नंबर आएगा, R ग्रुप छोटा है तो छोटा आएगा। सर ये रीजन क्या हुआ, इन दोनों में चेंज क्यों हुआ, इन दोनों में चेंज हुआ क्योंकि यहां पर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉल्वेशन, सॉल्वेशन यानी कि सॉल्वेंट,
दोनों इफेक्ट के बेसिस पर देखा जाता है। क्लियर? तो ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा यहां पर, जबकि ऊपर वाले केस में सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक। अब अगर मैं सभी बेसिस की बात करूं, जितने भी बेस है हमारे पास, तो उन केसेस में हमारे पास सबसे ज्यादा जो बेसिक रहता है वो रहता है ग्वानिडीन। क्या रहता है? ग्वानिडीन। ग्वानिडीन क्या होता है हमारे पास? ये रहता है हमारे पास NH2, यहां पर आ गया C डबल बॉन्ड N H, और यहां पर भी क्या है, NH2। ये है हमारे पास ग्वानिडीन। तो यहां पर ये दोनों प्लस M लगाते हैं, ये भी प्लस M लगाएगा, ये भी प्लस M लगाएगा, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक जो है वो ये है। मतलब अगर आप, मैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं इसको A, इसको B, इसको C बोलूं, तो बेसिसिटी जो रहेगी वो A देन B इज इक्वल टू C, ये रहने वाली है। देन इसके बाद आता है एमाइडीन। एमाइडीन में क्या होगा, एक NH2 की जगह R आ जाएगा, तो एक प्लस M की जगह अब प्लस H लग रहा है, या प्लस I लग रहा है अपन बोल सकते हैं, बाकी सेम रहेगा NH, और यहां पर क्या है, NH2। क्लियर? देन इसके बाद एलिफेटिक एमाइंस, ये आएगा RNH2। एलिफेटिक एमाइंस के बाद आ जाएगा अमोनिया, अमोनिया के बाद एरोमेटिक एमाइंस। एरोमेटिक एमाइंस क्यों लेस बेसिक है? क्योंकि यहां पर पॉइंट बता रखा है कि हमारे पास बेसिसिटी जो है वो लोकलाइज लोन पेयर। लोकलाइज लोन पेयर क्या होते हैं कि ऐसे लोन पेयर जो अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो वो लोकलाइज लोन पेयर, और अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डीलोकलाइज लोन पेयर। वो कौन से होंगे? डीलोकलाइज। क्लियर? तो लोकलाइज लोन पेयर की बेसिसिटी डीलोकलाइज से ज्यादा होती है, चाहे उसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री कोई भी हो। क्लियर? अगर डीलोकलाइज है तो उसकी बेसिसिटी क्या रहेगी? कम रहेगी। उसका रीजन ये है क्योंकि वो डीलोकलाइज है, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन हो गए एक तरीके से। जो कोई भी इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो यहां पर ये पॉइंट आ गया। तो इसके बेसिस पर हमारे पास एरोमेटिक एमाइड्स लेस बेसिक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमाइड्स में अगर जाओगे तो एरोमेटिक एमाइड मोर बेसिक देन एलिफेटिक एमाइड। जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तब आपको समझ में आएगा। और सबसे लीस्ट बेसिक है सल्फोनेमाइड। सबसे लीस्ट बेसिक कौन है हमारे पास? सल्फोनेमाइड्स आर लीस्ट बेसिक। क्लियर? तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो लास्ट जो आता है हमारे पास वो आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये एक ऐसा इफेक्ट है जो हमारे पास कौन सा है? टेम्परेरी। कौन सा इफेक्ट है? टेम्परेरी। तो टेम्परेरी इफेक्ट में अगर बात की जाए तो हमारे पास ये क्या होता है कि जैसे अपन जिस रिएजेंट की वजह से ये आ रहा है उसको हटा देंगे तो वापस तुरंत क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से शो करते हैं? जिनमें अनसैचुरेशन मिलेगा। कौन सा वाला? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड का जो अनसैचुरेशन है वो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन हो सकता है, हेटेरो एटम्स के साथ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुल मिला के रिंग का अनसैचुरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मल्टीपल बॉन्ड का अनसैचुरेशन होना चाहिए। सो दिस इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। तो जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट हटेगा तो इफेक्ट हट जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेरी। द इफेक्ट इज एनुअल्ड एज सून एज अटैकिंग रिएजेंट रिमूव। क्लियर? अब आता है हमारे पास ये जो इफेक्ट है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो। कौन कौन सा? एक है पॉजिटिव जिसको प्लस ई बोलते हैं, और दूसरा है नेगेटिव जिसको माइनस ई बोलते हैं। क्लियर? प्लस ई में हमारे पास क्या रहता है? जनरली ये जो शो करते हैं वो कौन करते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन और एल्काइन। क्लियर? होता क्या है यहां पर? पाई इलेक्ट्रॉन एंड रिएजेंट किस पर जाते हैं? सेम एटम के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? सेम एटम। क्लियर? और यहां पर क्या होगा हमारे पास? पाई इलेक्ट्रॉन एंड रिएजेंट डिफरेंट डिफरेंट एटम्स पर जाएंगे। किस पर जाएंगे? डिफरेंट डिफरेंट एटम्स पर। एग्जाम्पल से समझा देता हूं, बहुत सिंपल सा है हमारे पास। जैसे मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी ये है हमारे पास, और इस पर अटैक किया H प्लस ने, तो H प्लस जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड मान लीजिए ऐसे रोटेट हुआ, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास गए? इस कार्बन के पास। माइनस आएगा, माइनस आएगा तो H प्लस भी कहां जाएगा? इधर ही। तो इसका मतलब कार्बन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इसी कार्बन के पास गए, और जो रिएजेंट है वो भी इधर ही आया है। जैसे ही मैं इस H प्लस को हटाऊंगा वापस से बन जाएगा, यानी कि खत्म इफेक्ट। दूसरा हमारे पास ये वाले जो इफेक्ट है जनरली कौन शो करते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। जनरल कौन शो करते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं हेटेरो एटम्स के बीच में। तो यहां पर मान लीजिए C डबल बॉन्ड O आया, और यहां पर अटैक करने वाला मान लेते हैं मैं CN माइनस आ गया, OH माइनस आ गया, जो भी है CN माइनस आया, तो अब ये बॉन्ड कैसे रोटेट हुआ? ऐसे। तो पाई इलेक्ट्रॉन किसके पास गए? ऑक्सीजन के पास। बट ये तो नेगेटिव है, कहां पर अटैक करेगा? जहां पॉजिटिव आ रहा है। तो कार्बन के पास रिएजेंट आया और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन गए, इसलिए ये कौन सा है? नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लियर? इसी के साथ हमारा जो जीओसी है वो कंप्लीट होता है। क्लियर?
होमवर्क में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं बेटा इसकी हेल्प से। सारे पॉइंट्स यहां पर क्लियर है। कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए उनमें कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्लियर, वो आप कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आप ऐड कर सकते हो। कुछ सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपको लगता है कि आप बार बार भूल रहे हो, वो चीज ऐड कर लीजिएगा, क्लियर। मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने यहां पर इंक्लूड कर दिए, बट कुछ एक हो सकते हैं, कोई एक ऑर्डर जो आपको चाहिए कि भाई ये ऑर्डर में बार बार बोल रहा हूं, तो वो ऑर्डर इंक्लूड कर लिया। जो भी आपको लगता है वो ऐड कर सकते हो। बाकी आपके पास मैक्सिमम सारे के सारे पॉइंट्स यहां पर आ गए। उसके अलावा दूसरा होमवर्क क्या है कि प्रैक्टिस सीट, पीवाईक्यू या एंड प्रैक्टिस सीट, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, क्लियर। प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये आपको करना है, क्लियर। इसमें अपन ने सारी चीजें कवर कर ली है, चाहे आप मेंस की बात करो चाहे एडवांस की, सारी चीजों के लिए मतलब सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए जीओसी के लिए। तो जीओसी का बेस्ट रिवीजन हो जाएगा आपके यहां से। बस ये कि आपने पहले से चीजें पढ़ रखी है तो रिवीजन के लिए बेस्ट है। अगर आप सोच रहे हो कि यहीं पर आके पढ़ ले तो हवा नहीं लगेगी, क्लियर। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। तो बेटा पहले चीजें पढ़ रखी है तो रिवीजन के लिए बेस्ट है। आप मान लीजिए 1.5 आवर में आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा जीओसी का। तो कम से कम टाइम में रिवीजन हो रहा है। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट भी यहां पर आपको मिल जाएंगे, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और हाँ पढ़ाई जरूर करते रहे। थैंक यू।